नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर एक और नए विषय पर आज आपसे वार्ता करने के लिए उपस्थित हुआ। आज का विषय मैं जो अक्सर कहता हूँ बिल्कुल ठीक उसके विपरीत है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सनसनी फैलाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मगर आज का जो विषय है वो है ही इतना सनसनीखेज कि मैं जैसे जैसे सच्चाई आपको बताता जाऊंगा सनसनी उससे फैलती जाएगी। मैं यहाँ असहाय हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके सीधे विषय पर आते हैं। एक वायदा और, मेरी कोशिश होगी कि आज मैं थोड़ा सा वीडियो छोटा बनाऊं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री जिन्होंने कल विधिवत शपथ भी ले ली है, ममता बनर्जी ने कल एक बहुत सनसनीखेज आरोप लगाया है और उस सनसनीखेज आरोप के पक्ष में उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं, मैं उनमें से किसी की पुष्टि नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मगर उन्होंने जो कुछ कहा है और अभी तक कहीं भी किसी भी जिम्मेदार दफ्तर से उसका खंडन नहीं आया, तो मेरी चिंता और बढ़ती जा रही है। चिंता इसलिए बढ़ रही है कि ये अच्छा लक्षण नहीं है, ये बहुत ही खराब लक्षण है। ममता बनर्जी, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मतगणना वाले दिन ममता बनर्जी नंदीग्राम में पोस्टल बैलेट से लेकर के और थोड़ा और आगे तक अपने प्रतिद्वंदी क्या नाम था उनका, मिस्टर अधिकारी, उनसे पिछड़ रही थी। शुभेंदु अधिकारी उनसे पिछड़ रही थी। और उसके बाद बहुत से पत्रकारों ने दावा किया कि अभी ये नंदीग्राम 2 का काउंटिंग चल रही है, नंदीग्राम 1 आते आते ममता बनर्जी लीड ले लेंगी, और वही हुआ भी। लगभग ठीक से तो याद नहीं, लेकिन शायद 2000 प्लस से उनको विजयी सारे चैनल्स ने बता दिया था, और जो सरकारी रिपोर्ट्स थी उनमें भी और सभी निजी चैनल्स में ये खबर चल रही थी कि ममता बनर्जी अब आगे हैं। और फिर उसके बाद ममता बनर्जी की जीत भी, उसका भी दावा कर दिया गया था। यहां मैं ये बात आपको सिर्फ इतनी सी बताकर, ममता बनर्जी ने जो शब्द आज बोले हैं सबूतों के साथ, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। जिस वक्त ये सूचना आई कि ममता बनर्जी भी जीत गई हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ठीक है, चलिए ममता बनर्जी जीत गई, कोई बात नहीं, उनको बधाई है, लेकिन ये भी कोई जीत हुई, इतनी सी जीत? तो जीत सबने स्वीकार की थी कि हाँ उनकी जीत हो गई, और बहुत देर तक वो जीत चलती रही। अगले दिन भी यही आया कि ममता बनर्जी जीत गई हैं। उसके बाद अचानक एक खबर आई कि ममता बनर्जी हार गई है। तो ये काउंटिंग कब हुई? उसके बाद कब काउंटिंग हुई? जब काउंटिंग पूरी हो गई थी और दोनों के मत प्रतिशत भी आधिकारिक तौर पर बता दिए गए थे। ममता बनर्जी का 0.कुछ में शुभेंदु अधिकारी से वोट ज्यादा उसमें बताया गया था। तो ये आंकड़े क्या फैब्रिकेटेड थे? ये आंकड़े क्या मीडिया के तमाम चैनल्स ने खुद बनाए थे? और ममता बनर्जी जो उस वक्त जीत गई थी, उनका सर्टिफिकेट रोक लिया गया। अब उसके बाद ममता बनर्जी का क्या कहना है? मेरे पास ये खबर कल पहुंची, लेकिन मैंने बहुत इसको बारीकी से देखा, तो ये सूचना वैसे 3 तारीख की है। 3 तारीख को जिस वक्त ममता बनर्जी महामहिम राज्यपाल जो धनखड़ साहब हैं, मैं वैसे धनखड़ साहब को 1989 से तब से जानता हूं, जब हम मुलायम सिंह जी के साथ बहुगुणा जी की मृत्यु के बाद हम उनको मिले थे। और 89 के सारे टिकट्स, मैं बाकी प्रदेशों के तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, दिल्ली के, पंजाब के, यहाँ सब के टिकट देवीलाल जी की सहमति से ही मिलते थे, और ये हरियाणा भवन से ये टिकट्स दिए जा रहे थे। तो उस वक्त मेरे कुछ और मित्र हैं दिल्ली के, उनके साथ मैं इनको मिला था, इनके साथ बैठा भी था, काफी देर तक बैठा था मैं इनके साथ।
और हंसमुख है, इनसे मेरा परिचय भी मेरे मित्रों ने कराया था। सतपाल मलिक भी थे जो आज गवर्नर है, सतपाल मलिक मेरे पुराने मित्र हैं। तो इन सब के साथ मैं बैठा भी और मैंने इनकी चर्चाएं सुनी भी। तो जब उनके पास बैठी हुई थी ममता बनर्जी और अपना दावा पेश कर रही थी, तो जब वो राजभवन में थी तो ये खबर आधिकारिक रूप से चला दी गई और जीत का सर्टिफिकेट शुभेंदु चौधरी को दे दिया गया कि शुभेंदु चौधरी आप कितने 1700 कुछ या 1800 या 1900 कुछ वोटों से, 2000 के नीचे वोटों से आप जीत गए हैं। अब यहां से शुरू होता है सनसनीखेज घटनाक्रम की शुरुआत, यहां से होती है। उसके बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उन्होंने वहां पर दावा किया, जो उन्होंने बताया, उन्होंने हिंदी में भी बोला, बांग्ला भाषा में भी बोला, उन्होंने अंग्रेजी में भी बोला। सबसे पहले तो आइए आपको उनका वो भाषण सुनाते हैं। देखिए, इस भाषण की जो इंडिपेंडेंट वीडियो होता है वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तो कभी किसी एजेंसी का क्रेडिट छुपाता नहीं हूँ। मैं यूट्यूब पर हूँ और यूट्यूब के नियमों को मैं जानता हूँ, इसलिए उसी सीमा में रह करके मैं पूरा क्रेडिट दे करके एबीपी न्यूज़ ने, दी हिंदू ने और एनडीटीवी ने, सभी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज तक ने, सभी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई थी। और उसमें ममता बनर्जी ने खड़े होकर के जो बोला, पहले तो आप वो सुन लीजिए। They have got 78 some seats. Even they should not post 50. It is because of election commission's contribution. Life threat is coming. I may be murdered. I had nothing to do. Please forgive me. I have a little daughter. মানে রিটার্নিং অফিসার বলছে যে আমি যদি রিকাউন্টিং দিই আমার লাইফ এন্ড ডেথ কোশ্চেন। जो कुछ ममता बनर्जी ने बताया, देखिए उन्होंने तो एक ऐसे व्यक्ति को सामने से बुलाया जिसको उन्होंने कहा कि मेरे मोबाइल फोन पर एक नंदीग्राम के रिटर्निंग अफसर, नंदीग्राम का जो रिटर्निंग अफसर है उसका मैसेज मेरे पास है। वो कहती है कि ये मैसेज उन्होंने मुझे नहीं भेजा, लेकिन संभवतः कहीं कोई दबाव डाल रहा होगा, उनको भेजा। ममता बनर्जी का कहना यह है कि जब मैंने उनसे रिकाउंटिंग की अपील की और मेरे पार्टी के नेताओं ने, मेरे जो वहाँ के एजेंट थे, मेरे जो इलेक्शन एजेंट हैं नंदीग्राम के, उन्होंने अपील की कि ये जब सब कुछ हम जीत गए थे तो ये अब हमको हारा हुआ क्यों दिखाया जा रहा है। अगर आप कहते हैं कि आप हार गए, आंकड़ों में कुछ गलतियां थी, तो इसकी रिकाउंटिंग करा दीजिए। रिकाउंटिंग कराना सबका अधिकार है। चुनाव आयोग का भी ऐसा कहना है कि अगर कहीं मामला संदिग्ध लगता हो, ये नियमों में है, और हार जीत का फासला काफ़ी कम हो तो रिकाउंटिंग होनी चाहिए। ऐसे 99% मामलों में माननीय न्यायालयों ने रिकाउंटिंग के आदेश बाद में किए हैं, लेकिन रिकाउंटिंग की मांग तो ठुकरा दी गई और बिना कोई कारण बताए ये कह दिया गया कि नहीं, इसमें रिकाउंटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद जो ये अभी ममता बनर्जी के लिए वहीं सामने भीड़ में से, जिनका हम नाम नहीं जानते, उन्होंने उनके मैसेज पर आया हुआ अंग्रेजी मैसेज पढ़ा और मैसेज पढ़ के ये बताया, उसका अर्थ ये है कि वहाँ के रिटर्निंग अफसर किसी को कह रहे हैं, नंदीग्राम के रिटर्निंग अफसर जिन्होंने वो परिणाम दिया, कि ये अब इसकी रिकाउंटिंग कराना मेरे परव्यू में नहीं है। परव्यू के थोड़े स्पेलिंग उनके गलत है, प्रीव्यू करके कुछ उन्होंने लिखा है। अब हर एक की, बंगाली है, उनका हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, लेकिन उनका सेंस यही था, मेरे परव्यू में नहीं है, मेरे प्रीव्यू में नहीं लिखा उन्होंने, बाकी सब स्पेलिंग्स ठीक हैं। और मैं बहुत दबाव में हूँ, मुझको बहुत डर लग रहा है, मेरे सामने आत्महत्या के सिवाय कोई और चारा नहीं बचेगा। ये रिटर्निंग अफसर कह रहे हैं नंदीग्राम के, और मेरे फैमिली है, मुझे उनके लिए डर लग रहा है, और मेरी एक बेटी है, मैं उसके लिए भी बहुत डर रहा हूँ। मैं रिकाउंटिंग नहीं करा सकता, ये उन्होंने किसी को बोला है। अब हो सकता है आपने किसी अधिकारी को बोला हो, लेकिन अब मैं आपको यहाँ सूची दिखा दूँ उस पूरे जिले की, जिस जिले में वो नंदीग्राम आता है, वहाँ की आपको सूची दिखा रहा हूँ रिटर्निंग अफसर्स की। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने मैसेज में आखिरी में यही लिखा है कि मुझे
मेरा प्लीज नाम मत लेना, मेरा प्लीज नाम मत बताना आगे, ये उन्होंने कहा है लास्ट में। तो पहले तो ये सूची देख लीजिए, इसमें मैंने ये यहाँ पर हाईलाइट कर दिया इसको, नंदीग्राम को, नंदीग्राम के आरओ को। मैंने उनका टेलीफोन उनकी निजी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, हालांकि ये सूचना पब्लिक डोमेन में है, लेकिन फिर भी ये मेरा कर्तव्य है एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते कि मैं उनका ये फोन नंबर किसी को ना दिखाऊं। और ये वहां के आरओ है, रिटर्निंग अफसर है, मैं इनका नाम नहीं लूंगा। हाँ, इतना ही कह सकता हूं, ये भी एक बंग बंधु हैं, बंगाली हैं, हो सकता है कि इनकी सिंपैथी हो ममता बनर्जी से और दबाव में हो। अब दबाव किस बात का है? दबाव सस्पेंड होने का, ट्रांसफर होने का, विभागीय कार्रवाई का तो आदमी झेल लेता है, ये नौकरी के साथ लगा हिस्सा है। ये डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और इन्हें खतरा सीधे सीधे जान का है, ये इन्होंने लिखा है। आइए एक बार जरा इनका भेजा हुआ एसएमएस भी पढ़ लेते हैं। ये मेरे पास उनके मोबाइल फोन की स्क्रीनशॉट है जी, इसमें उनका नाम नहीं है, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं। सीधे सीधे आरओ नंदीग्राम लिखा हुआ है इस पर, क्योंकि वो सरकारी तौर पर उनकी आइडेंटिटी उस वक्त यही बन जाती है। तो आरओ नंदीग्राम, रिटर्निंग अफसर नंदीग्राम, जिनका अभी ये मैसेज पढ़ के दिखाया, मैं आपको स्वयं दिखा रहा हूं, लीजिए इसको पढ़ लीजिए, ये ओरिजिनल मैसेज है। अब ये मैसेज उन्हीं के फोन से भेजा गया है कि यह फैब्रिकेटेड है, मैं इस बारे में नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, ना मैं दावा कर रहा हूं कि ये उन्हीं आरओ साहब का है। ऐसा भी हो सकता है किसी ने इसको फैब्रिकेट करके, वो तो आरओ के नाम से एक आईडी मैं ही बना लूंगा अपने फोन पर और उसमें ऐसा ही मैसेज भेज के उसकी फोटोकॉपी भी कर सकता हूं। तो ये हो सकता है कि ये मैसेज सही हो सकता है ये मैसेज फैब्रिकेटेड हो, लेकिन यहां बात तब खराब हो जाती है, संदिग्ध इसमें जो संदिग्धता का तत्व है, जो एलिमेंट ऑफ डाउट है, वो उस वक्त बढ़ जाता है जब ममता बनर्जी ये दावा करती है कि 4 घंटे सर्वर बंद रहा। 4 घंटे सर्वर बंद रहा काउंटिंग के दौरान, परिणाम आने से पहले, इस ऐतिहासिक चुनाव में जिसमें ममता बनर्जी जीत चुकी थी। और उसके बाद जब परिणाम आया तो वो बदल गया, तो फिर इसमें सवाल तो उठेगा ही। और सवाल किस पर उठेगा? जब रिटर्निंग अफसर ने हाथ खड़े कर दिए तो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन की जो जुगलबंदी है, मैं आपको इलेक्शन कमीशन की भी बता दूं, इस पर मैं एक विस्तार से लिखूंगा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील प्रसाद जी, आप देहरादून डीएवी कॉलेज के ही पढ़े हुए हो, मैंने आपकी पूरी जन्म पत्री निकाल दी, आप यहीं के पढ़े लिखे हो। और ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना हमारे, ये चुनाव के दौरान ही 12 अप्रैल को ही इन्होंने, इसी 12 अप्रैल को जब चुनाव प्रोसेस चल रहा था, उसी दौरान इन्होंने पदभार ग्रहण किया पिछले वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिटायर होने पर। और यहां ये बात उस वक्त और ज्यादा सनसनीखेज हो जाती है जब उनके बायोडाटा में यह मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश सेवा काल गुजरात में ही बिताया, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच ही बिताया। वो इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर रहे हैं गुजरात के, वो गुजरात जहां पिछले लगभग 20 वर्ष से हर संस्था पर, गुजरात की हर संस्था पर, वो चाहे केंद्र सरकार की रही हो, वो चाहे प्रदेश सरकार की रही हो, मोदी जी आपके प्रभाव की छाप सब पर रही है। ये इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर वहां रहे और जो इनकम टैक्स की और ईडी की एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है, उसके आप वहां के डायरेक्टर भी रहे हो। यानी पूरे देश का ईडी इनकम टैक्स एक तरफ और गुजरात महाराष्ट्र का एक तरफ। मुझे लगता है कि इन दो राज्यों की सब मिलाकर के जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो संभवतः पूरे राज्य से ज्यादा होगा, पूरे देश से, माफ कीजिएगा, पूरे देश से ज्यादा होगा। तो ये बहुत मतलब इनकम टैक्स में इससे महत्वपूर्ण पोस्टिंग नहीं होती।
तो मोदी जी वहां से आपने इनको उठाया है, यानी फिर से आपके प्रभाव वाला ही एक इलेक्शन कमिश्नर आया। बाकी पिछले इलेक्शन कमिश्नर में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स थे उनमें किस किस का गुजरात कनेक्शन है, मैं इस पर एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा। मैंने पूरी रिसर्च करके उस पर रखी हुई है। उन सुशील प्रसाद जी की देखरेख में अब ये खेल चल रहा है। और जब इतने ज्यादा सबूत मिल गए, या तो आप खंडन कीजिए, सुशील प्रसाद जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी, आप वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो ना जिस पर देश की एक न्यायालय ने, एक महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने आपको हत्या का मुकदमा आप पर चलने की रिकमेंडेशन की है। और आपको जो डांट वहां से पड़ी है ना, जिस डांट से बिलबिला के आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो सारी टिप्पणियों को रद्द कराने के लिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको ठेंगा दिखा दिया, ठेंगा। और आपकी ये वाली जो अपील थी ना कि इस मामले को, जो वहाँ की हाई कोर्ट की, जो चेन्नई हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग है हमारे खिलाफ, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसे मीडिया पब्लिश ना करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। इसीलिए हम आज बोल पा रहे हैं आपके सामने, वरना तो हम उनका इस वक्त इस घटना का हम जिक्र भी नहीं कर सकते। तो आपका चरित्र साफ सुथरा नहीं है। और ऐसे में अगर इतनी बड़ी एक घटना सामने आती है कि एक मुख्यमंत्री, इलेक्टेड मुख्यमंत्री, तीसरी बार की मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के साथ केंद्र में मंत्री रही हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वो रेलवे मंत्री रही हूं, उससे पहले नरसिम्हा राव जी के साथ भी वो केंद्र में मंत्री रही हैं, वो ममता बनर्जी जिसने आपको धूल चटाई है अभी तीसरी बार इस चुनाव में, बहुप्रतिष्ठित, और प्रतिष्ठा का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मोदी जी, अमित शाह आपने स्वयं बनाया, और इसका कोई आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो हम क्या माने कि आपने वहां धांधली की? अच्छा, धांधली हुई कि नहीं हुई, मैं किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता, ना ही मैं इन डॉक्यूमेंट्स की पुष्टि करता हूं। लेकिन पूरे देश के सामने आज मैं ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि जब एक तरफ आरोप लग रहे हो और उन जो हमारे रिटर्निंग अफसर हैं नंदीग्राम के, जब उनसे कई सारे मीडिया ने, मैं एक का नहीं, दी हिंदू की रिपोर्ट आप देख लीजिए, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट भी मैं आपको यहाँ पर अभी उनकी प्रेस में जो उनका स्टेटमेंट आया है उसको दिखा रहा हूँ, और भी कई चैनल्स हैं, आप स्वयं देखते रहिए उनको। मैं सबकी आपको एक एक करके कटिंग दिखा रहा हूँ, रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये सब पब्लिक डोमेन में मौजूद है, ये मौजूद है पब्लिक डोमेन में। मैंने वहीं से इनको लिया है, रिसर्च करके इनको फिर से वहीं से लिया है, जिस पर हमारा नेशनल मीडिया मौन है। तो उसमें आरओ साहब कहते हैं कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, और ऊपर से हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके मेरा नाम मत लीजिएगा, मेरे बारे में कुछ मत बताइए कि मैंने ऐसा कहा है। वो अपने जीवन के, अपनी जिंदगी और मौत के भय से इस वक्त चुप है, मौन है, उनको संरक्षण की जरूरत है। और ये आरोप क्योंकि एक मुख्यमंत्री ने ही लगाया है और कहीं से इसका आधिकारिक खंडन नहीं आया, तो इस पूरे प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। और अगर ये गलत है तो इसको प्रमुखता से आगे बताया जाना चाहिए कि ममता बनर्जी ने ये आरोप गलत लगाया। हम अब पूरी तरह से उन आरओ साहब का और चीफ इलेक्शन कमीशन का साथ देंगे, उनके पक्ष में हम इससे भी ज्यादा मुखर होकर के बोलेंगे। लेकिन अभी तो प्रश्न हमारी संस्थाओं पर है, और वो संस्थाएं जिनको अपना प्रेस्टीज इशू बनाकर, अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाकर मोदी, शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त किसी ना किसी प्रकार से अपनी खींच, कुछ भी असंवैधानिक काम करके ममता बनर्जी के ऊपर डालना चाहती हैं, वो उसकी जांच करके जनता के सामने बिल्कुल समयबद्ध तरीके से 3-4 दिन के अंदर, क्योंकि मुश्किल नहीं है, आरओ का आप स्टेटमेंट ले लीजिए, आरओ से पूछ लीजिए, आरओ डिनाई करते हैं तो बता दीजिए कि नहीं ऐसा है ही नहीं, ये एसएमएस उनका है ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया। फॉरेंसिक जांच उनके टेलीफोन की करा लीजिए, वो तो सरकारी फोन है ना, वो तो आरओ के नाम से उनको फोन मिला है, वो नंबर उनका सरकारी है। अगर किसी और फोन में वो सिम कार्ड पड़ा भी है तब भी वो सरकार के प्रतिनिधि थे उस वक्त, चुनाव कराने वाली संस्था, चुनाव आयोग के कारिंदे थे। वो थोड़ी देर के लिए डिप्टी कलेक्टरी उनकी खत्म हो गई थी, वो उनका पदनाम भर था, लेकिन उनके पास चार्ज था आरओ का। ये कोई भी अधिकारी, कोई वकील, कोई वरिष्ठ पत्रकार, कोई जानकार नागरिक इस बात को समझ सकता है। मैंने गलत कहा हो तो मेरी बात का खंडन कीजिए। और जाते जाते ममता बनर्जी, आपकी जिम्मेदारियां भी खत्म नहीं हो जाती।
ठीक है कि शपथ के बाद ही आपके पास अब विधिवत वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन का चार्ज आया है, लेकिन दम होना चाहिए ना बात में। ये 2 दिन वहाँ नंदीग्राम में जो खून खराबा हुआ है ना, इसको आपको रोकना चाहिए था। आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे। और अब आपने शपथ ले ली है और आप इस बहाने से कि इस मेरी शपथ से पहले जो कुछ हुआ उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आप इससे बच नहीं सकती। बंगाल की एक एक नागरिक की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। याद रखिएगा, ऐसे आरोप आप पर लगेंगे तो हम इतना ही मुखर होकर आपके खिलाफ भी बोलेंगे। आज मैं इस मामले की, पूरे मामले की, ये सत्य है तो और ये आरोप झूठा है तो भी विधिवत तुरंत जांच होनी चाहिए इसकी। और मुझे तो उम्मीद है कि हमारी कोई ना कोई न्यायालय इसमें स्वतः संज्ञान लेगी या इस पर कोई रिट आज या कल में लगेगी और अविलंब इस पर जांच होगी और अविलंब इस पर काउंटिंग का भी आदेश जारी किया जाएगा। हमको ऐसी उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। इस बीच हम तो अपना काम जारी रखें और आप मेरे साथ जरूर जुड़िए, लोकतंत्र के लिए जुड़िए। अगर ममता बनर्जी ने झूठ बोला है तो उनका पर्दाफाश भी होना चाहिए। हम बिल्कुल इस बात के पक्षधर हैं, लेकिन खुलासा तो हो। हम कौन से युग में यहां जी रहे हैं, हमको पता तो लगे कि सच्चाई क्या है। ये ममता बनर्जी सही है या ममता बनर्जी झूठ बोल रही है? इन दोनों में से एक को तो आपको, हमें भी एक का पक्ष लेना पड़ेगा। हमें तो सच्चाई का पक्ष लेना है। हमारे लिए अब ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चुनाव आयोग, इनमें कोई फर्क नहीं है। आप सभी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। कोई दूध का धुलवा भी नहीं है, ये भी मैं साफ कह दूं। मैंने आज आपके सामने बहुत 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 महत्वपूर्ण मुद्दे को रखा है और आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं, आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि मुझे आज फिर और दिनों की तरह मेरे पास आज बहुत मुद्दे हैं बोलने के लिए। मेरे पास एक जो आपने मुझे बहुत बड़ा, मैं अभी संक्षिप्त में बता दूं, मुझे 1,40,00,000 व्यूज आपने एक वीडियो में दे दिए। मैं उसके बारे में आपको अलग से बताने वाला हूं, लेकिन उसके लिए भी समय नहीं मिल रहा। कोशिश करूंगा आज एक वीडियो और डालूं। मैं कह नहीं सकता मैं आज डाल पाऊंगा कि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने भारी समर्थन, भारी सब्सक्रिप्शन, भारी लाइक्स और कमेंट्स के साथ मेरा सहयोग कीजिए, सच्चाई सामने लाने में अपना योगदान दीजिए। एक और विषय के साथ आपके बीच बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका आभार।